वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल एक पार्ट डाला था, अपलोड किया था, उसमें आपने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज द कैश फ्लो? कैश फ्लो का मीनिंग हमने देखा था उसमें, जिसमें हम कैश का फ्लो सीखते हैं। कैश का फ्लो किस तरीके से होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो, जिसमें आपके पास कैश आएगा और आपके पास से कैश चला जाएगा। ठीक है, पहले हमने उसका कैश फ्लो का मीनिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने कैश फ्लो के टाइप्स पढ़े थे। इनफ्लो होता है एंड देन आउटफ्लो होता है। उसके बाद हमने देखा था कैश फ्लो में कितने टाइप्स की एक्टिविटीज प्रिपेयर की जाती हैं। तो कैश फ्लो में 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं, जिसको मैंने लिखवाया भी था। 3 एक्टिविटीज कंसीडर की जाती हैं। देयर आर 3 एक्टिविटीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 आपने एक्टिविटीज पढ़ी थी। ठीक है, इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मुझे आज वाली क्लास में करना है कि ये तीनों एक्टिविटीज प्रिपेयर कैसे की जाती हैं। इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर कौन किस किस से रिलेटेड आइटम है, किस किस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन एक्टिविटीज के अंदर कंसीडर की जाती हैं, किस एक्टिविटी के अंदर किस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब हम आज ये तीनों एक्टिविटीज सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो आज हम कैश फ्लो करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें किस किस से रिलेटेड आइटम्स आते हैं। फाइनेंसिंग, हम फाइनेंस कर रहे हैं पैसा, यानी कि मैं कंपनी हूँ, रिवर्स ऑर्डर में समझाती हूँ। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब मैं कंपनी हूँ और मैं पैसा फाइनेंस कर रही हूँ, मैं पैसा ले रही हूँ, फाइनेंस। तो हम पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? कैपिटल के थ्रू आता है और जो हम लोन वगैरह लेते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कह सकती हूँ, आपके पास इक्विटी और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनसे आपका जो पैसा आता है वो कैपिटल के अंदर कंसीडर किया जाता है। और लोन में क्या आते हैं? आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। इन दोनों आइटम से रिलेटेड, कैपिटल और लोन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर की जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर से पैसा हम फाइनेंस कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो किसके थ्रू आ रहा है? आ रहा है, जा रहा है, मतलब आपने पैसा लिया है तो ऑब्वियसली बात है आप रीपेमेंट भी करेंगे। रीपेमेंट करेंगे अगर आप इन दोनों आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, कैपिटल से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड, तो आपकी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगी। वॉट एवर इट इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक, आपने शेयर इशू किए, आपका इनफ्लो है, लेकिन आपने रिडीम कर दिए शेयर्स, तो आउटफ्लो है। तो दोनों ही केस में वो ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर? आगे देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किससे रिलेटेड आइटम्स आते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इन एक्टिविटीज के अंदर किस किस से रिलेटेड आइटम आते हैं। तो आपको गलती से भी कोई भी इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी इससे रिलेटेड, तो वो आप इन्हीं के अंदर कंसीडर करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर की जाएंगी। और इनको छोड़कर जितने भी आइटम्स बचते हैं वो सारे कंसीडर की जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, प्लांट मशीनरी, कुछ भी ले सकते हैं आप, बिल्डिंग है आपके लिए, कार है, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स। एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों आइटम से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट में आपने एसेट परचेज किया, एसेट आपने सेल किया, उस एसेट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर आप कुछ भी चीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर, जैसे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो वो आपका कंसीडर किया जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर की जाती है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और नॉन करंट इन्वेस्टेड से रिलेटेड जो भी आइटम्स, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करेंगे। रेस्ट ऑफ द आइटम जितनी भी बचती हैं आपके पास ट्रांजैक्शन, रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो आपके आ जाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं? आपको हमेशा बैलेंस शीट गिवन होती है। क्या गिवन होता है? सॉरी, बैलेंस शीट गिवन होती है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं? लायबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड होती है।
तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का एक आपका फर्स्ट कॉलम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर फर्स्ट हेड होता है हमारा शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट हेड होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है फर्स्ट कॉलम होता है शेयर कैपिटल जो सब पार्ट होता है इसका। देन सेकेंड पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको जो बैलेंस शीट है कंपनीज एक्ट 2013 की, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए आपके पास। आपको सारे आइटम लाइन वाइज लर्न होने चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 की जो बैलेंस शीट होती है, इससे ही आपकी कैश फ्लो प्रिपेयर होती है, इससे ही आपका कंपैरेटिव वाला पार्ट होता है जो मैं कंपैरेटिव कॉमन साइज सिखा चुकी हूँ, ठीक है। समटाइम इससे ही आपको रेशियो कंप्यूट करने के लिए दे दिए जाते हैं और इससे ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी साइड थी उसके अंदर फर्स्ट हेड था शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर सब पार्ट्स है रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड आता है जो आपके नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको दिया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस तरीके से आपको कुछ आइटम्स गिवन होंगे लायबिलिटीज की और फिर एसेट्स गिवन होंगी, ठीक है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स बोथ होंगी और जिसमें कि आपको पता है नॉन करंट एसेट्स कंसीडर की जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ जो शेयर होल्डर फंड के अंदर ये शेयर कैपिटल है ये आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पास। और नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो भी आपकी एज अ लोन कंसीडर की जाएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपको बैलेंस शीट दी होगी, गिवन होगी, उस बैलेंस शीट में से आपको आइटम्स लेने हैं, आइटम्स को पोस्ट करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पोस्ट करेंगे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पोस्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है वो इन दोनों का नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इसी तरीके से आप पोस्ट करेंगे। अब हम लाइन वाइज इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेप वाइज समझेंगे, कोई भी मैं जल्दी नहीं करूंगी, स्टेप्स में कन्वर्ट करके करेंगे सारी एक्टिविटीज को, जैसे जैसे आप एग्जाम में पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखते हैं, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखते हैं, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखते हैं। तीनों एक्टिविटी का फिर मर्ज करेंगे, फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो फर्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इट इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्या होती है? ये आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू होती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस की जाती है एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी आपकी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जो की, ठीक है। एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट मीन्स इन्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए और फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो आपके इन्वेस्टिंग के आइटम है वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर किए जाएंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को छोड़कर जो भी रेस्ट ऑफ द आइटम बचते हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होते हैं और वो आपकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंसीडर की जाती है उससे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आपके दो मेथड्स हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, जिसमें डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्ट मेथड से हम करेंगे क्वेश्चन और इनडायरेक्ट मेथड को ही हम करना सीखेंगे, किस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हमने 4 पार्ट्स में 4 स्टेप्स में कन्वर्ट किया है। आप अब पहले पढ़ रहे हैं स्टेप 1। फर्स्ट इज स्टेप 1, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि आपको 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन है, फर्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आपका प्रॉफिट था, जिसको आप बोलते हो सरप्लस, क्या बोलते हो? सरप्लस, जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट में कंसीडर हो किया जाता है सब हेड में, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका होता है, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, अब आपका हो गया 1,50,000। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है? दैट इज 50,000। तो यहाँ पर यही लाइन बताई गई है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आप
नेट प्रॉफिट लेंगे, जो भी आपका वो लॉस भी हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर 1,50,000 होता है, यहाँ 1,00,000 होता है, तो ये 50,000 माइनस का होता है। और आपको बताइए आप माइनस के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, ये आपको कभी भी यूज नहीं करना होता है। आप ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस के लिए जब भी यूज करेंगे। इसमें आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, जिस तरीके से आपके डिविडेंड आपने पेड किया है, अब आप कहेंगे डिविडेंड तो शेयर से रिलेटेड होता है, और आपने बताया था शेयर से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर की जाती है। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करते हो, इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग कहलाती हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे आप, और इसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए थे। कुछ एक्सपेंसेस वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो आपके रेगुलर थे। और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आप पहले 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद सारे एक्सपेंसेस उसमें माइनस करते थे जितने भी थे, और इनकम आप क्रेडिट साइड कंसीडर करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस थे वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, अब बहुत टाइप्स के एक्सपेंसेस जो थे यहाँ पर आपने डिडक्ट कर दिए होते थे, और जो भी आपके बहुत टाइप्स की इनकम थी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वो आप ऐड करते थे। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता था नेट प्रॉफिट, जो होता था नेट प्रॉफिट होता था, उसको आप बैलेंस शीट में कंसीडर करते थे। तो यही वो नेट प्रॉफिट है जो यहाँ पर उठकर आ रहा है आपके पास। क्लियर। तो अब इस नेट प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग वाला कैश फ्लो फाइंड करना है हमें। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें माइनस किए थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करते थे, डेबिट साइड। अगर आपने टैक्स पेड किया तो वो भी आप डेबिट साइड लिख देते थे। इंटरेस्ट पेड कर रहे हो आप, जैसे डिबेंचर्स वगैरह कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, तो वो भी आप इसमें डेबिट साइड लिखते थे। इंटरेस्ट ऑन लोन लाइक, तो वो तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो जो आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट किए थे, माइनस किए थे पहले, तो अब हम उनको वापस से यहाँ पर आकर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये चीज डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, जो भी चीज आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड कर रहे हो वो आपने यहाँ पर ऐड की है। इंटरिम वर्ड मतलब क्या होता है, इंटरिम वर्ड मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। आप जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिजनेस करते हैं तो कुछ आप ट्रांजैक्शंस पे कर देते हो ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि आप इंटरिम बोनस पे कर देते हो, इंटरिम डिविडेंड है आपके, जो भी आप अमाउंट आप बीच में पे करते हो ड्यूरिंग द ईयर, उस वर्ड को बोला जाता है इंटरिम। तो यहाँ पर इंटरिम मीन्स क्या हो गया, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने कुछ डिविडेंड था पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व वो होते हैं जो हम किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठाकर अपने रिजर्व में बना दिया है, रिजर्व जो फ्यूचर के लॉस के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ प्रॉफिट पार्ट जो ट्रांसफर कर दिया था जनरल रिजर्व में, अब वो यहाँ पर उठकर फिर से ऐड बैक हो जाएगा हमारे प्रॉफिट में। कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स बने हैं आपके, कुछ अभी मेड हुए हैं और आप बाद में पे करेंगे, वो भी आप ऐड कर देंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है जो आपने डेबिट किए थे, यहाँ पर जो डेबिट किए थे एज एक्सपेंस, वो आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने डेबिट किए होंगे एक्सपेंसेस, वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं, और जो इनकम आपने वहां पर लेस की होंगी, मतलब यहाँ पर ऐड की होंगी, वो आप यहाँ पर लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर आपने समझा हुआ है तो आपको ये इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पर लेस कर देते हैं जो आपकी इनकम है, ठीक है, क्रेडिट की थी इनकम आपने, और यहाँ पर ये था रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स अब क्या होता है, हम टैक्स पे करते हैं, समटाइम्स हम कुछ एक्सेस में टैक्स पे कर देते हैं, जैसे कि मुझे टैक्स पे करना था 10,000, लेकिन मैंने एक्सेस में 15,000 टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट ने 5,000 जो था मेरा टैक्स मुझे वापस कर दिया। तो जो मेरे पास मेरा 5,000 टैक्स वापस आ गया वो मैं यहाँ पर लेस करूंगी, और जो भी मैंने इनकम क्रेडिट की थी, वहां पर क्रेडिट लिखा है ना, यहाँ पर क्रेडिट, जो क्रेडिट की थी उनको भी हम डिडक्ट कर देंगे। अब क्रेडिट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ आपने, कुछ कमीशन रिसीव किया है आपने, जो भी आपकी इनकम थी वो आप यहाँ पर लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका फाइंड होकर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपका ये 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं तो उसमें एग्जामिनर पूछ सकते हैं आप नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको ये बताना होता है जो भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है,
इस ईयर का जो भी प्रॉफिट था उसमें जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, लाइक डिविडेंड पेड, टैक्स मेड, ठीक है, आपका इंटरम डिविडेंड है, जो भी आइटम्स होते हैं आपके वो आप यहाँ पर उसमें ऐड कर देते हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं वो आप लेस कर देते हो, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड और माइनस, ऐड और लेस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम स्टेप 2 पढ़ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो हम सीखते हैं, ठीक है। स्टेप 2 पढ़ रहे हैं हमने। स्टेप 1 में आपने देखा हम कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम कैलकुलेट करते हैं। उस स्टेप को करने के बाद आप स्टेप 2 करते हैं। जो आपने जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइंड किया था उसमें फिर हम कुछ आइटम ऐड करते हैं, कुछ आइटम लेस करते हैं। वो कुछ आइटम कौन से हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो आपकी अमोर्टाइज होती हैं, तो वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। अमोर्टाइज मीन्स होता क्या है? अमोर्टाइज मीन्स होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो हमारा फिक्स एसेट्स को फॉल करता है। किसको फॉल करता है? फिक्स एसेट्स को। यानी कि जो हमारी फिक्स एसेट्स थी, मशीनरी, फर्नीचर, उनकी वैल्यू फॉल होती है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी है आपकी वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स फॉल हो रही हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या डिवेंचर्स, जो भी आप बोरोइंग्स आपने बोरो किया है, पैसा उधार लिया है, उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ कर रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंस, कुछ शेयर इशू करने के लिए कुछ आपने खर्चे दिए थे वो भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप एसेट्स को सेल करते हो तो उस पर जो भी लॉस होता है ये आपके ऐड हो जाता है यहाँ पर एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस जो भी है आपके। लेस क्या करते हैं? जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि जो भी गेन हो रहा है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनकम या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको एड लेस करने के बाद आपका आता है प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लास्ट स्टेप आपका स्टेप आएगा स्टेप 3, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो कल वाली जो होगी वो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वैसे आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो सारी ही हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो हमने आज किया है, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम फाइनली इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी चीज सीखी है रिवाइज कीजिए, फॉर्मेट को अच्छे से समझिए। इसके बाद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।